प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले सारे के सारे वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। तो चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है संतुलित बजट का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा संतुलित बजट किसे कहते हैं, आप सभी लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे। संतुलित बजट से आशय उस बजट से है जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाली आय एवं सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय दोनों के बराबर होते हैं, यानी कि दोनों जब बराबर होते हैं तो उसको संतुलित बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेंगे, क्या लिखा है, वस्तु की मांग कौन करता है। तो देखिएगा वस्तु की मांग उपभोक्ता द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की जाती है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है। तो देखिएगा ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या लिखी है। पहली, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन का ढंग क्या हो, उत्पादन किन किन लोगों के लिए किया जाए, पूर्ण रोजगार के स्तर की स्थापना कैसे हो, संसाधन के उपयोग और उत्पादन के वितरण में कुशलता कैसे प्राप्त हो और आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो। तो आप लोग यहाँ से इसे याद कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में अगला ये लिखा है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और देखिएगा बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में अंतर ये लिखा है। तो देखिएगा पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, ये और ये यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है और बाजार अर्थव्यवस्था ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को कहते हैं और बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहते हैं। देखिएगा इससे समझ लें आप लोग, निजी यानी पूंजीवादी और सरकारी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ से आप लोग इसको ऐसे ही समझ लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं लिखिए। तो देखिएगा ये उत्तर लिखा है, देख सकते हो ये। और अगला ये लिखा है पूर्ति की लोच को समझाइए। तो देखिएगा पूर्ति की लोच क्या है, यहाँ से आप लोग नोट कर ले पूरा। और उसके बाद अगला ये लिखा है दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो देखिएगा इसको भी आप लोग देख लेंगे। अगला ये लिखा है राजस्व घाटा का अर्थ लिखिए। राजस्व घाटा क्या होता है, तो इसको आप लोग यहाँ से देख लें, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है। राजस्व घाटा किसे कहते हैं आप लोग देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों अल्पाधिकार से अधिकार अल्पाधिकार से क्या आशय है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, तो ये पूरा का पूरा इसका उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे विश्वव्यापी महामंदी कब और क्यों हुई थी। तो देखिएगा वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है पूरा, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा याद कर लेंगे कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी कब हुई थी। तो A to Z पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसे याद कर लें। अब इसके बाद अगला ये लिखा है आय का सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे कि आय का सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, पूरा याद कर लें यहाँ से। अगला ये लिखा है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो देखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है वस्तुओं की अदला बदली करना। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है, थोड़ा सा उत्तर इसका ये बच गया था जो, तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है मुद्रा के कार्य लिखिए। मुद्रा के कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला ये लिखा देख सकते हो बजट क्या है। तो देखिएगा बजट किसे कहते हैं, यहाँ से पूरा लिख लें। और ये बजट की परिभाषा बताई गई है, यहाँ से देख लें आप सभी लोग। और उसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, यहाँ से देख लें। तो देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा है खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है और किसे कहते हैं, पूरा का पूरा यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो देखिएगा उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, यहाँ से देख लें आप सभी लोग इसको। अगला ही लिखा है उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो यहाँ से देख लें पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, पूरा का पूरा उत्तर देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं। तो यहाँ से देख लें उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है SLR किसे कहते हैं। SLR क्या होता है, यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है समग्र मांग के 2 घटक लिखिए। समग्र मांग के 2 घटक क्या है, पहला घटक ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है, चौथा ये लिखा है।
तो आप सभी लोग यहाँ से इन घटकों को नोट कर ले बराबर। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, पहले आप लोग ये करें कि मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ना, इनको आप ऐसा करिए कि ऐसी रफ रजिस्टर ले लें या आप कोई भी कॉपी ले लें, नोटबुक ले लें और पेन से आप लोग उस नोटबुक में इन सभी क्वेश्चन आंसर को नोट कर लें। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ऐसा होगा कि अभी काफ़ी दिन है आपकी परीक्षाओं के, और जब तक ये वीडियो इधर उधर खो जाएगा कब तक आप वीडियो को देखोगे। तो इसलिए आप लोग ये करें कि एक बार वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें और इसको ऐसे जैसे मैंने कॉपी में आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे आप लोग भी कॉपी बना लें इसकी। और जिससे ये होगा कि जब आपकी परीक्षा आएगी ना, तो इनका रिवीजन करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी, आप बहुत जल्दी से इसका रिवीजन कर पाओगे। तो इसलिए मेरा कहना तो यही है कि आप लोग इसकी कॉपी बना लें और अच्छे से इन चीज़ों को नोट कर लें। तो देखिएगा 24वां क्वेश्चन ये लिखा है, अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है। इसको पूरा आप लोग याद कर लेंगे। भाषा इसकी बिल्कुल ही सरल है, एक ही बार में आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। उपभोग फलन किसे कहते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई से क्वेश्चन समझने हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग अलग वीडियो में आपको 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन समझा दूंगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, समझाने में ये होता है कि क्वेश्चंस जो है मैं आपको पूरी बोर्ड परीक्षा की कवर करवा रहा हूँ, आपकी अर्धवार्षिक के भी पूरे इसी में कवर हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद जरूर कर लें। अगला ये प्रभावपूर्ण मांग क्या है, इसको याद कर लेंगे। अगला लिखा है बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे पूरा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लेंगे यहाँ तक का। और इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, ये लिखा है निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा निम्न स्तरीय वस्तुएं कौन कौन सी होती है। ऐसी वस्तुएं जिनका आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात उपभोक्ता की आय पर जिस वस्तु की मांग कम होती है तथा उपभोक्ता की आय पर कम होने पर जिस वस्तु की मांग अधिक बढ़ती है, वे निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती है। जैसे ज्वार बाजरा साप्ताहिक बाजारों में बिकने वाला माल। तो देखिएगा इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे इसको यहाँ तक का। और उसके बाद अगला देखते हैं कीमत की उच्च सीमा का अर्थ लिखिए। कीमत की उच्च सीमा किसे कहते हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर लें पूरा। और अगला ये लिखा है बाजार संतुलन कीमत की विवेचना कीजिए, क्वेश्चन नंबर 31वां। और उसके बाद में 32वां क्वेश्चन औसत आय क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो देखिएगा औसत आय किसे कहते हैं, इसका यहाँ से आप लोग सूत्र लिख लेंगे और पूरा देख लेंगे और समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है वैयक्तिक प्रारोज्य आय का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा वैयक्तिक प्रारोज्य आय क्या होती है, इस जगह से आप लोग इसको पूरा याद कर लेंगे। और अगला ये लिखा है क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी होता है, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। और इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, ये लिखा है क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के नाम लिखिए। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। तो देखिएगा अदृश्य हाथ किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादन किसे कहते हैं। तो देखिएगा 37वां जो क्वेश्चन लिखा ना, इसको पूरा यहाँ से देख लें और याद कर लेंगे इसको यहाँ तक का, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है वैयक्तिक आय किसे कहते हैं। तो देखिएगा वैयक्तिक आय किसको कहते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लें आप सभी लोग। और अगला ये लिखा है निबंध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखिएगा निबंध राष्ट्रीय उत्पाद का नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब होता है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक का याद कर लेंगे पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है सीटेरस परिवश की मान्यता किसे कहते हैं, लिखिए। तो देखिएगा सीटेरस परिवश का मतलब क्या होता है, अन्य बातें समान रहने पर। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग पूरा लिख लें। और अगला ये लिखा है लाभ किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और अगला लिखा है औसत उत्पाद किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लें। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ से शुरुआत होती है आपके 3 अंक वाले प्रश्नों की। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध बताइए। तो देखिएगा कुल उपयोगिता क्या होती है, यहाँ से देख लें आप सभी लोग और इसको याद कर लेंगे। तो देखिएगा ये लिखा है कुल उपयोगिता, और ये लिखा आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। अब इसके बाद अगला ये लिखा है पूर्णतः रोजगार मांग तथा पूर्णतः बेरोजगार मांग को संक्षेप में समझाइए। तो देखिएगा इनको संक्षेप में समझाना है। पहला लिखा पूर्णतः रोजगार मांग किसे कहते हैं, यहाँ से लिख लें। और उसके बाद में देखिएगा ये लिखा पूर्णतः बेरोजगार मांग। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इनको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से देख लें यहाँ तक का और याद कर लेंगे। और अगला लिखा है स्थानापन्न वस्तुएं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे।
तो देखिएगा स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं क्या होती है, यहाँ से आप सभी लोग इस अंतर को याद कर लेंगे अच्छे से। तो देखिएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये अच्छे से समझाया गया है कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है और पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा है किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो क्या क्या कारक हैं? पहला वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, और उसके बाद में इधर क्या जाएगा, उपभोक्ता की रुचि, और उसके बाद में जनसंख्या। तो ये कारक है। और अगला लिखा है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। तो देखिएगा व्यष्टि में ये अंतर है, समष्टि में ये है। इस प्रकार से आप लोग इनको याद कर लेंगे पूरा यहाँ तक का। तो देखिएगा ये अंतर है पूरे के पूरे, आप लोग इनको याद कर लें अच्छे से। और उसके बाद में अगला ये लिखा देख सकते हो, ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। तो देखिएगा अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, यहाँ से देख लेंगे आप लोग और याद कर लेंगे। और आगे लिखा है आप सभी लोग देख लें यहाँ से और यहाँ तक का याद कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं लिखिए। तो देखिएगा एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या क्या विशेषताएं, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो देखिएगा ये लिखे हैं आप सभी लोग देख लें यहाँ से, समरूप वस्तु होती है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, और उसके बाद में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन देख लें, समग्र मांग क्या है, प्रमुख अवयव लिखिए। समग्र मांग के प्रमुख अवयव क्या क्या है, यहाँ तक का देख लें आप सभी लोग। और उसके बाद में ये लिखे हैं क्वेश्चंस, इनको देख लेंगे। और आगे के क्वेश्चन ये लिखे हैं मिथ्य वैधता की विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको नोट कर ले पूरा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन लिखे हैं पूरे, यहाँ तक कि आप लोग देख लीजिएगा इनको। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है सरकारी बजट के उद्देश्य क्या क्या है। तो देखिएगा सरकारी बजट के उद्देश्य क्या क्या है, हिसाबदेहिता का उद्देश्य, आर्थिक नियंत्रण, और उसके बाद में राजकोषीय उपकरण, ये सारे के सारे होंगे। और उसके बाद में ये वाला याद कर लें। देखिएगा क्या लिखा है, सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों, व्याख्या कीजिए। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर लें पूरा का पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, ये पूरा का पूरा आंसर दिया गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे यहाँ तक का, ये मैंने बता दिया पूरा। और उसके बाद में ये देख लीजिएगा क्या लिखा है, लाभ अधितमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। तो देखिएगा ये पूरी की पूरी इसकी शर्तें हैं, आप लोग इस जगह से इसको याद कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा ये लिखा है मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के 3 नीतिगत उपकरण लिखिए। तो देखिएगा मुद्रा पूर्ति नियंत्रण के नीतिगत उपकरण क्या क्या है। तो देखो एक तो है बैंक दर, और दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं, और तीसरा क्या है, नगद कोष अनुपात। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको याद कर ले अच्छे से। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। तो देखिएगा एक तो वस्तु की कीमत, और उसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो ये लिखा है ये लिखे हैं और अन्य वस्तुओं की कीमतें, और उसके बाद में तकनीकी ज्ञान और कर नीति, और ये सारे के सारे कारण लिखे हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में हम 4 अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 अंक वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कौन सा लिखा है, लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। तो देखिएगा इसके कारण कौन कौन सी कारण हैं कि लागत वक्र यू आकार के होते हैं। पहला कारण है श्रम संबंधी बचतें, दूसरा कारण है तकनीकी बचतें, और उसके बाद में तीसरा कारण है विपणन की बचतें, और चौथा कारण है प्रबंधकीय बचतें। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें। और देखिएगा इनकी कॉपी बना ले आप लोग, अच्छे से इनको नोट कर लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थी पूरे के पूरे वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन सभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या है, नोट निर्गमन का अधिकार, और उसके बाद में अगला सरकार का बैंकर होता है ये, और उसके बाद में बैंकों का बैंकर होता है ये, यहाँ से इस तरह से लिख ले बैंकों का बैंकर, और ऐसे आप लोग नोट कर लेंगे इसको यहाँ तक का। और अगला लिखा है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक भी होता है ये, तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर ले पूरा। और देखिएगा क्या लिखा, साख का नियंत्रण भी रखता है ये, और उसके बाद में समाशोधन गृह का कार्य भी ये करता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है मांग के नियम की व्याख्या रेखा चित्र द्वारा कीजिए। तो देखिएगा मांग का नियम ये बताया गया आपको। और उसके बाद में देखिएगा रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण इस प्रकार से आप लोग दे देंगे पूरा। और उसके बाद में अगला ये लिखा है मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति में क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा मुद्रा की मांग किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा लिखा है यहाँ तक का, आप लोग देख लें ये से, और देख सकते हो ये यहाँ तक का आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके बाद में मुद्रा की पूर्ति इसे कहते हैं, और ये यहाँ तक का ये लिखा है, आप सभी लोग इसको याद कर लें अच्छे से। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा है व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के बीच में आपको अंतर बताने हैं। व्यापार संतुलन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, और भुगतान संतुलन क्या होता है, इसको आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे। और उसके बाद में कुछ हिस्सा ये दिया गया है, तो इसको भी आप लोग याद कर ले अच्छे से। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है स्थिर विनियोग दर 2 गुण और 2 दोष इसके बताने हैं। तो देखिएगा गुण क्या है इसके,
यहाँ से आपको लिख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है इससे और पूंजी निर्माण होता है। और उसके बाद में ये कुछ ये लिखा है, यहाँ से नोट कर लेंगे। और इसके दोस्त क्या क्या है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था रहती है इससे। और उसके बाद में आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद में अगला लिखा है, कार्टिक के बजट से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों का संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा, जब सरकार अपने बजट में कुल अनुमानित सार्वजनिक आय पर अनुमानित सार्वजनिक व्यय की अधिकता प्रदर्शित करती है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। और ये बाकी ये लिखा है, और यहाँ से नोट कर लेंगे आप लोग, एक राजस्व घाटा होता है और एक राजकोषीय घाटा होता है और उसके बाद में एक प्राथमिक घाटा होता है। ये घाटे के प्रकार हैं। और उसके बाद में यहाँ से इसको देख लेंगे, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर बताइए। राजस्व व्यय किसे कहते हैं, पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं। तो देखिएगा, पहला लिखा है ये राजस्व व्यय और ये आपका पूंजीगत व्यय लिखा है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा नोट भी कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग नोट करते चले, इसको यहाँ तक का नोट कर लें आप सब लोग। और उसके बाद में देखिएगा, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, मांग वक्र एवं मांग का नियम क्या है, लिखिए। तो देखिएगा, मांग वक्र यहाँ से लिख लेंगे आप सभी लोग। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये व्यक्तिगत मांग वक्र है और ये बाजार मांग वक्र है और ये मांग का नियम लिखा है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर लें। और उसके बाद में ये लिखा है क्वेश्चन, अनादि मांग वक्रों की विशेषता लिखिए। तो देखिएगा, अनादि मांग वक्रों की विशेषता क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। अगला लिखा है, लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझाइए। तो देखिएगा, लागत फलन का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद में आप इधर आ जाते हैं। तो देखिएगा, ये परिवर्तनशील लागत लिखी है और उसके बाद में ये कुल लागत और औसत लागत। और उसके बाद में देखिएगा, ये सीमांत लागत इस तरह से आपको बता देनी है। और ये अगला क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिएगा, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है। आय गणना विधि, तो देखिएगा विशेषताओं को लिखिए, गणना विधियों को आपको बताना था। तो देखिएगा, एक तो आय गणना विधि आपको बता देनी है और ये आप सभी लोग यहाँ तक का नोट कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें इतना, और आगे का ये देख लें आप सभी लोग। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, ये आगे लिखा है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। जैसा कि मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको बताया है, ये अन्य विधियाँ है, ये राष्ट्रीय आय गणना करने की विधियाँ हैं। तो पूरी की पूरी यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको और याद कर लें पूरा यहाँ तक का। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, उत्पादन के कारक कौन कौन से, भूमि, पूंजी और इसके बाद में श्रम और संगठन और साहस, इसके पूरे कारक हैं। तो यहाँ तक का आप लोग देख लें इसको, और यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। और एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, एक वस्तु की मांग पर विचार करें कि 5 रुपये की कीमत पर इस वस्तु को 15 इकाइयों की मांग मान ली जाए तो वस्तु की कीमत बढ़कर 7 रुपये हो जाती है। तो वस्तु की कीमत की लोच की गणना आपको करनी है। तो ऐसे आप लोग इस सवाल को हल कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को समझाइए। तो यहाँ से आप लोग इसको समझा दें और इसको सीख भी ले पूरा। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा यहाँ तक का। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा है, अब कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत में अंतर बताइए। तो देखिएगा, स्थिर लागत क्या होती है, परिवर्तनशील लागत क्या होती है, यहाँ से देख ले आप सभी लोग पूरा का पूरा। ये इसका उत्तर लिखा है। और उसके बाद में अगला ये लिखा है, देख सकते हो। देखिएगा, यहाँ तक का आप लोग नोट कर लेंगे पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु की मांग पर विचार करें 4 रुपये की कीमत पर। तो देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लें, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो देखिएगा, ये पूरा मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक का आप लोग इसको याद कर लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा, मैंने आपको पूरे के पूरे 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।